हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो नई यूनिट लेके आए हैं वो है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रमिक कल्याण अधिनियम। वैसे तो ये मई का मंथ है, 1 मई मजदूर दिवस के नाम से जानी जाती है, या यूं कहे 1 मई को श्रमिक दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है। एक राष्ट्र के निर्माण में एक मजदूर का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो हमें इन मजदूरों को नमन करना चाहिए जो अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं। तो आइए आज हम इस नई यूनिट को लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रम कल्याण कानून या श्रमिक कल्याण अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कल्याणकारी अधिनियम है क्या, वेलफेयर एक्ट है क्या। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है सब्जेक्ट है, ये इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आजकल औद्योगिक जगत में, कारखानों में निरंतर विकास हो रहा है, अधिक से अधिक लोग इसमें काम करने में लगे हुए हैं। श्रमिकों से नियोक्ताओं द्वारा मनचाहा काम भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक है उनके हितों का ह्रास हो रहा है। उनसे मनचाहे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप उनको मजदूरी नहीं दी जा रही। उद्योगपतियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए, श्रमिकों का हित की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए, जिनको हम श्रमिक अधिनियम या औद्योगिक अधिनियम या श्रमिक कानून के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को ही वेलफेयर एक्ट भी कहा जाता है श्रमिकों के लिए। इस श्रम कल्याण कानून में कई सारे कानून आते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, पेमेंट वेजेज एक्ट, भुगतान मजदूरी अधिनियम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुता अधिनियम। तो ये कुछ कानून हैं या एक्ट बनाए गए हैं जो कि श्रमिकों के कल्याण हेतु काम करते हैं, जो सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाए हैं। तो हम इस यूनिट में इन कानून की ही, इन एक्ट्स की ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो एक्ट लेने जा रहे हैं वो फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 लेने जा रहे हैं। ये अधिनियम 23 सितंबर 1948 को इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी, लेकिन इसको पूरे भारत में 1 अप्रैल 1949 को लागू कर दिया गया था। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार कानूनों को लागू कर सकती है, निरीक्षक या इंस्पेक्टर कहें तो नियुक्त कर सकती है। विशेष अधिकार जो भी प्राप्त हैं वो राज्य सरकार को हैं, क्योंकि राज्य सरकार इसका अच्छी तरह कंट्रोलिंग कर सकती है। तो इसलिए इसका जो अधिकार हैं वो किसको दिए गए हैं? राज्य सरकार को दिए गए। हम डिटेल में इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम मेन जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस बार मैंने कोई पिक्चर वगैरह इस स्लाइड्स में यूज़ नहीं करी है, ये कुछ स्टूडेंट की ये इच्छा थी कि टेक्स्ट ज़्यादा हो तो ताकि वो साथ में रीड भी कर सकें, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट का उपयोग ज़्यादा किया इस बार। तो इसको हम मेन पॉइंट इसको आपके लिए लिखे हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारी हेल्प करेंगे।
तो हम पढ़ते हैं कि करके इस टॉपिक्स के पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है इसमें, कारखाना का कार्य का वातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारी व्यावसायिक यूनिट थी उसमें भी हम कारखाना अधिनियम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं कि जो कारखाने में काम करने वाला स्थान है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, धूल विषैले गैसों से मुक्त होना चाहिए, आने जाने का रास्ता है जो बाधा रहित होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत खड़ी ना हो। श्रमिकों के अनुरूप उसके लिए सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, जूते, दस्ताने, हेलमेट, फेस शील्ड, ऊंचाई पे कार्य करने वालों के लिए सेफ्टी बेल्ट्स, फर्नेस, हीट रेजिस्टेंस, एप्रन्स, लेग गार्ड, ये सारे क्या है सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सेफ्टी उपकरण है जो श्रमिकों के लिए एक कारखाने में या फैक्ट्री में मौजूद होने चाहिए। गॉगल हो गए, फेस शील्ड हो गया, ये सारे उपकरण हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं, वो एक कारखाने में एक श्रमिक के लिए होने बहुत ज़रूरी है। श्रमिकों के लिए पीने की पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी की वाटर कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो काम में लिया जाने वाला पानी है और पीने का वो पानी है वो अलग अलग होना चाहिए। महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम लास्ट यूनिट में, व्यावसायिक यूनिट में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक चिकित्सा में 150 से ज़्यादा श्रमिक हैं तो वहाँ पे विश्राम गृह की व्यवस्था होनी चाहिए। 250 से ज़्यादा अगर श्रमिक नियोजित है तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए एक फैक्ट्री में। श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देना चाहिए। श्रमिकों के कार्य घंटे का नोटिस है जो प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक श्रमिक के लिए एक दिन 8 घंटे का कार्य डिसाइड किया गया है। कारखाने में जो कर्मचारी नियुक्त हैं, श्रमिक हैं, तो उनकी हाजिरी रजिस्टर में नाम अंकित होना चाहिए। डेली अटेंडेंस लगनी चाहिए उनकी। सवैतनिक अवकाश लाभ श्रमिकों को 20 दिन पर 1 दिन का होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि 20 दिन में 1 दिन सवैतनिक विथ पेमेंट क्या होनी चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। श्रमिक को ओवर टाइम करवाया जा रहा है, पहली बात तो ओवर टाइम होना ही नहीं चाहिए। अगर करवाया जा रहा है तो उसको दुगने दर से भुगतान किया जाना चाहिए। बाल श्रमिक नहीं होने चाहिए। और अब जो पॉइंट है वो मेन है महिलाओं के लिए। महिला जो श्रमिक है उनको शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में कार्य नहीं करवाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है महिला जो कर्मचारी है उनको सुबह 6 से लेके इवनिंग शाम 7 बजे तक आप काम करवा सकते हो। नाइट ड्यूटी उनसे आप नहीं करवा सकते हो। कारखाने में कुछ क्रेन्स, लिफ्टिंग या दाब यंत्र है तो उनका प्रशिक्षण है जो प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा करवाया जाना, जिनकी उनको नॉलेज हो, उन्हीं से ही करवाया जाना चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महीने में 1 बार तो अवश्य होना ही चाहिए। मशीनों जो चलने वाली मशीनें, मोटर वगैरह हैं, उनको कवर्ड करके उसके कवर्ड होना चाहिए, आवरण किया होना चाहिए। जैसे मूविंग पार्ट हो तो उनको वो कवर्ड होने चाहिए। खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्य श्रमिकों को वर्ष में 1 बार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाना चाहिए। उनकी डॉक्टरी जांच होनी चाहिए। तो ये कुछ कारखाना अधिनियम 1948 के उद्देश्य हैं जिनको पूर्ति की जानी चाहिए। उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, स्वच्छता प्रदान की जानी चाहिए। महिला और पुरुष को अलग अलग जो भी व्यवस्था दी गई है वो होनी चाहिए। कोई अगर काम करने के घंटे हैं वो डिसाइड होने चाहिए। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कारखाना अधिनियम 1948 समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसका भी गठन कब किया गया? तो 1948 में किया गया। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। ये भी पूरे भारत में लागू होता है तथा इसका भी काम करने का तरीका, जो वो पावर है वो राज्य सरकार को दिया गया है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि जो कर्मचारी है उनको
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा से आशय यहाँ पे उनको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना, अयोग्यता या मृत्यु की दशा में उनको उनके परिवार को आश्रय देना, उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली। तो ये क्या है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में रुग्णता, सिकनेस, प्रस्तुति, मैटरनली, रोजगार संबंधी दुर्घटना के कारण अस्थायी व स्थायी शारीरिक निष्क्रियता जिसके कारण मजदूर की अर्जन शक्ति है वो क्या समाप्त हो गई हो, या मृत्यु हो गई हो, अपंग हो गया हो, कुछ इस तरह की अगर घटनाएं किसी कर्मचारी के साथ हो जाती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नियम बनाया गया है। इसमें क्या होता है, ईसीएस में क्या होता है, नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर इसमें फंड या एक तरह से इंश्योरेंस है जो कर्मचारी का करवाते हैं, उससे फंड में पैसा जमा करवाते हैं। जब किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो उसके परिवार की हेल्प के लिए वो धनराशि काम में ली जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपना अपना योगदान देते हैं और श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरिए सरकार ईसीएस नियम के अंतर्गत अंशदान की दर तय करती है। ये पहले जो दर थी, ये जो कर्मचारी की सैलरी है उसका 6.5% वेतन का जो वो है ईसीएस में जमा होता था। उस 6.5 में भी 4.75 तो नियोक्ता देता था और 1.75 कर्मचारी पे करता था। लेकिन अब इसका अधिनियम को जुलाई 2019 में चेंज कर दिया गया है। इसका वेतन का सिर्फ 4% कर दिया गया है, जिसमें 3.25% तो नियोक्ता देगा और 0.75 ये कर्मचारी के द्वारा देय होगा। और ये जो बीमा होता है इसका लाभ क्या होगा कर्मचारी को, बीमारी में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको बीमारी में हेल्प की जाएगी। डिलीवरी वगैरह होती है, लेडीज़ कर्मचारी हैं तो उनकी प्रस्तुति लाभ के लिए, डिलीवरी के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अयोग्यता होती है, अपंगता हो जाती है तो उसके परिवार को सहायता दी जाएगी, चिकित्सा सहायता दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर एक्सपायर भी हो जाते हैं तो अंत्योष्टि लाभ भी इस नियम के द्वारा दिया जाता है। आश्रित लाभ भी मिलता है। अगर कोई कर्मचारी है जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाता है तो उसके आश्रितों को वेतन का 2/5 भाग जीवन पर्यंत देने का प्रावधान भी इसमें है। तो इस तरह से एक अगर कर्मचारी का बीमा करवाया जाता है, ये कंपलसरी है श्रमिकों के लिए। जहाँ पे 20 से ज़्यादा कर्मचारी जिस कारखाने में या फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे ये नियम अधिनियम है जो लागू होता है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें श्रमिकों के अपंग होने के, काम करने से वंचित होने पे, या कहीं यूँ कहे कि काम करने की क्षमता खत्म होने पर या मृत्यु होने पर ये परिवार को सहायता प्रदान करता है ये एक्ट। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और दूसरी बात, मुझे ये पता चला है कि बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई को लेके, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। आपके एग्ज़ाम अवश्य होंगे, हाँ लेट हो सकते हैं लेकिन होंगे ज़रूर। तो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को बीच में छोड़िए मत, किसी के बहकावे में मत आए कि बिना एग्ज़ाम दिए हम आगे प्रमोट हो जाएंगे। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिस्टम आपके लिए अप्लाई होगा। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि ITI का मेन मकसद ये है कि आपकी नॉलेज होगी तभी आप इंडस्ट्री में आगे जाके काम कर पाओगे। तो इसलिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के लिए ही पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे कामयाब होकर एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।